जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आर के टेक्निकल स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें से प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर, इलेक्ट्रिकल के प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रांसफार्मर के बारे में। यदि दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो मैंने डीसी मोटर और डीसी जनरेटर कंप्लीट करवा दिया है। वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर सभी वीडियो उपलब्ध हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं ट्रांसफार्मर के साथ में। दोस्तों, ट्रांसफार्मर क्या है, उसका सामान्य परिचय पढ़ते हैं। सर्वप्रथम देखो, ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण होता है जो एसी वोल्टेज को कम या अधिक करता है। देखो, स्थिर होता है, इसमें घूमने वाला एक भी पार्ट नहीं होता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर कार्य करता है। अगर ट्रांसफार्मर को डीसी पर चलाया जाता है, देखो ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर कार्य करेगा, और यदि आप डीसी पर चलाते हो तो क्या होता है, देखो तो स्थिर आवृत्ति के कारण इसकी कुंडली जल जाएगी। आपकी जो वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की, वो जल जाती है, क्योंकि इसमें बाहरी करंट उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, बाहरी करंट उत्पन्न होता है। आगे देखो, ट्रांसफार्मर विद्युत उत्पन्न नहीं करता। हमेशा ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर क्या करता है, विद्युत उत्पन्न नहीं करता है। ये केवल वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन करके आगे ट्रांसफर करने का कार्य करता है। ठीक है। आगे क्या देखो, ट्रांसफार्मर में घूमने वाला कोई भी भाग नहीं होता, सभी भाग स्थिर होता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्थितिक युक्ति। ट्रांसफार्मर एक स्थितिक युक्ति होती है, इसमें घूमने वाला भाग नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफार्मर स्थिर आवृत्ति तथा इस पर पावर पर वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। अब देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपकी स्थिर आवृत्ति और स्थिर पावर, दो चीज स्थिर रहती है। देखो, आवृत्ति और पावर हमेशा स्थिर रहती है, और वोल्टेज और करंट आपके वी और आई इसमें बदलते रहते हैं। लेकिन स्थिर आवृत्ति मतलब आवृत्ति भी स्थिर रहेगी, और आप पावर भी आपकी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। पी बराबर क्या होता है, वी आई कोस फाई होता है। पी बराबर क्या होता है, वी आई कोस फाई होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। ये आपके कांस्टेंट रहेगी, पी आपका कांस्टेंट रहेगा, वी और आई का मान बदलता रहता है। अब जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, ये एक ट्रांसफार्मर है। अब देखो, इसमें देख और बता देता हूँ, घूमने वाला कोई भी पार्ट नहीं होता। देखो, ये दिख रहा है आपको, इसमें देखो घूमने वाला आपको एक भी पार्ट नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये वाइंडिंग आपको दिख रही है, ये आपके बुशिंग के ऊपर, घूमने वाला इसमें पार्ट नहीं है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है जो संयुक्त चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज को घटाने के लिए तथा स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखो, स्टेप अप होगा तो वोल्टेज को बढ़ाएंगे, स्टेप डाउन होगा तो वोल्टेज को घटाएगा। ठीक है। आगे देखिए, शहरी इलाकों के लिए सामान्य डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कितना होता है, देखो 1.1, 2.2, 3.3, 6.6 और 11 केवी होता है। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटने वाला, जो वोल्टेज घरों घरों तक आता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। वो कितना होता है, 1.1 होगा, 2.2, 3.3, 6.6 और 11 केवी होता है। ठीक है। और कम ट्रांसमिशन दूरी के लिए आपके 22, 33 केवी तथा लंबी ट्रांसमिशन दूरी के लिए 66, 100, 110, 132, 220 और 440 केवी होता है। देखो, ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिशन का मतलब होता है जहाँ से वोल्टेज बनते हैं उसके बाद में आपके वोल्टेज को जहाँ भेजा जाता है उस लाइन को बोला जाता है ट्रांसमिशन। मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों क्या होते हैं। आगे देखो, ट्रांसफार्मर की दक्षता 90 से 98% तक होती है। दक्षता का मतलब उसके कार्य करने की क्षमता कितनी होती है, 90 से 98%। अब देखो, ट्रांसफार्मर पर ओम का नियम लागू नहीं होता। ट्रांसफार्मर पर ओम का नियम लागू नहीं होता। देखो, ओम का नियम क्या बोलता है, ओम का नियम होता है वी समानुपाती आई। वी समानुपाती आई का मतलब वी बढ़ेगा तो आपके आई भी बढ़ेगी, लेकिन ये ट्रांसफार्मर पर ये लागू नहीं होता है। ट्रांसफार्मर पर आपके जो पावर होती है वो कांस्टेंट रहती है, और वी और आई का मान बदलता रहता है। ठीक है। इसलिए ओम का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, आपको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। अब देखो, ये आपको डायग्राम दिख रहा है। अब इसमें देखो क्या होता है, जो आपको ये पावर प्लांट है, देखो यहाँ बनती है आपकी पावर बनती है, यहाँ पर आपके वोल्टेज का निर्माण होता है। ठीक है। अब जहाँ से ये लाइन देखो आगे आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा, इसके बाद वोल्टेज को यहाँ पर स्टेप अप किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टेप अप किया जाता है, और लाइन के माध्यम से आगे यहाँ पर आपके सब स्टेशन पर भेज दिया जाता है। ट्रांसमिशन सब स्टेशन होता है, यहाँ पर भेज दिया जाता है। अब जो ये लाइन दिख रही है यहाँ से लेके आपके यहाँ तक की लाइन, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। क्या बोला जाता है, ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का मतलब होता है इसमें से किसी को कनेक्शन नहीं दिया जाते हैं। ठीक है। केवल सब स्टेशन पर भेजने का कार्य करते हैं, इसको बोलते हैं संचरण लाइन। हिंदी में बोले तो संचरण लाइन। क्या बोला जाता है, संचरण लाइन बोला जाता है। अब इस सब स्टेशन के आगे देखो, यहाँ से
अभी यहाँ से आपके आगे एक और सब स्टेशन लगा, ये वाला देखो यहाँ पे, ये है आपके डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। अब इसके आगे की लाइन जो घर तक आती है, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन होती है उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अब देखो ट्रांसमिशन दूरी के लिए कितना वोल्टेज है आपके, कम ट्रांसमिशन के लिए कितना 22 है, 33 है, ज़्यादा के लिए कितना 67 है, 110 है, 132 है, 220 है, 200, 440 है। और डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कितना? अब इस सब स्टेशन के आगे जो आपको ये सब स्टेशन लगा है, यहाँ पर ये सब स्टेशन लगा, इसके आगे ये इतना वोल्टेज हम भेज देंगे। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है वो आपको पता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो क्या होता है सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राइमरी वाइंडिंग में ऐसी सप्लाई दी जाती है तो इस वाइंडिंग के चारों ओर बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखी सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ये होता है आपका क्या नियम। देखो क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग को हम क्या करेंगे, सप्लाई से जोड़ेंगे। किसको? प्राइमरी वाइंडिंग। ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसको सप्लाई से जोड़ेंगे और यहाँ पे इधर होगी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इस प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होगा, इसके कारण इस सेकेंडरी में भी क्या हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। वो अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है, देखो चित्र के माध्यम से बताऊंगा। आगे देखो, आगे है दोनों वाइंडिंग के मध्य किसी प्रकार का विद्युतीय संबंध नहीं होता। दोनों वाइंडिंग किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होती है, मैकेनिकली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल रूप से नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब ये देखो अनुन्य प्रेरण क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो अनुन्य प्रेरण एक में बताता हूँ आपको। ये होता है देखो अनुन्य प्रेरण, इस चित्र के माध्यम से समझिए। देखो क्या है, ये आपके कोयल नंबर 1 है, इधर वाली ये कोयल 1 है। ठीक है, अब इसको क्या किया हमने, यहाँ से सप्लाई से जोड़ा, इसको वोल्टेज दिया। अब जैसे ही इस कोयल को वोल्टेज दिया, इस कोयल में क्या होगा, यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस कोयल से निकल रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही। और दूसरी कोयल यहाँ पास में रखी है, इसको किसी प्रकार का हमने विद्युत सप्लाई से इसको नहीं जोड़ा है, केवल इसमें यहाँ पर जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर। अब जैसे ही यहाँ से विद्युत सप्लाई आएगी, यहाँ से क्या निकलेगा, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी और इस कुंडली में से होती हुई पार होगी। जैसे ही इस कुंडली से पार होगी, इस कुंडली मतलब बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, इस कुंडली में भी क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से यहाँ पर क्या होता है, आपके बदलता हुआ फ्लक्स मिलेगा। जब बदलता हुआ फ्लक्स मिलेगा तो यहाँ पर इस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ये था आपके अनुन्य प्रेरण का सिद्धांत। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें बताता हूँ आपको, ये कुंडली होती है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग किस प्रकार जोड़ा जाता है। देखो ये आपके कोर है, क्या है, लेमिनेटेड कोर है पूरी ये वाली। अब यहाँ पर जो आपको ये वाइंडिंग दिख रही है, इधर वाली वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग, और इसको जोड़ दिया हमने प्राइमरी वोल्टेज की सहायता से, यहाँ पर जोड़ दिया। अब देखो ये दोनों वाइंडिंग प्राइमरी और ये सेकेंडरी वाइंडिंग इधर है, दोनों वाइंडिंग किसी प्रकार से इलेक्ट्रिकली संबंध नहीं है, दोनों एक इलेक्ट्रिकल रूप से नहीं जुड़ी हुई है, केवल मैकेनिकल रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई। देखो केवल एक ही कोर पर दोनों की जाती है, अलग अलग भुजा पर। अब इधर है सेकेंडरी वाइंडिंग, ये वाला सेकेंडरी है। अब इसको जोड़ेंगे हम लोड से, इस वाइंडिंग को किससे जोड़ेंगे, लोड से जोड़ेंगे। जैसे ही इधर वाले सप्लाई देंगे, इसमें इस कोर में आपके फ्लक्स प्रवाहित होगा, कोर में क्या जाएगा, ऐसे ऐसे फ्लक्स प्रवाहित होगा। फ्लक्स प्रवाहित होने से फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस जो वाइंडिंग है ये वाली, इसमें आपके ईएमएफ उत्पन्न होता है। यही ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिए, अब है ट्रांसफार्मर की बनावट। आपके ट्रांसफार्मर कैसा बना होता है मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। देखो पहला चित्र आप देख रहे हो, ये है ट्रांसफार्मर का रियल इमेज, जो आप कहीं भी लगा हुआ देख, तो कहीं जाते हो आपके गांव में लगा है, सब स्टेशन पर लगा हो, तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। एक सेकंड इमेज देखो इस प्रकार का। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। सर्वप्रथम तो देखिए, अब देखो जो ये वाला है, ऊपर वाला जो भाग ये वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। क्या बोला जाता है, कंजर्वेटर टैंक। अब ये पास में ये देखो ये वाला जो है मस्त, देखो ये बोले तो ट्रांसफार्मर का मस्तिष्क। अब इसको बोलते हैं ब्रीदर। क्या बोला जाता है, ब्रीदर। ये है ट्रांसफार्मर की आपको नाक बोल सकते हो। इससे क्या होगा, इससे गैसें निकलती हैं और ट्रांसफार्मर वायु इसे ही लेता है। ठीक है, आगे है देखो यहाँ पर ये है बुशिंग, इसको बोला जाता है बुशिंग। यहाँ से आपके लो वोल्टेज बुशिंग है, यहाँ से सप्लाई कनेक्ट की जाती है। ठीक है, आगे है मेन टैंक, जो आपको ये वाला दिख रहा है, यहाँ पर होता है ये मेन टैंक बीच में। और आपको ये पाइप दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं कूलिंग ट्यूब। इसकी सहायता से ट्रांसफार्मर ठंडा रहता है। ठीक है, आपको नल दिख रहा है, इस नल से क्या किया जाता है, ऑयल को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर के अंदर की बात करें तो ट्रांसफार्मर के अंदर देखो,
यहाँ पर होता है ये आपके वाइंडिंग दिख रही है, ये कोर है और कोर पर ये वाइंडिंग लपेटी गई। 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो देखिए यहाँ पर ये वाइंडिंग है लपेटी गई है, ठीक है। आप ये वाली है बुशिंग है। अब देखो बुशिंग क्या होती है, मैं ओरिजिनल चित्र बताता हूँ आपको इसका बुशिंग का। ये इस प्रकार की होती है बुशिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है, बुशिंग का कार्य क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर और जो आपके वायर होता है, यहाँ पर वायर जोड़ा जाता है और ये ट्रांसफार्मर यहाँ से शुरू होता है, तो इनके मध्य आपके मतलब वायर को टच होने से रोकती है, जिससे क्या होगा कि ट्रांसफार्मर की जो बॉडी होती है वो वायर से नहीं छुए, एक प्रकार का इंसुलेशन का कार्य करता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट। अब ट्रांसफार्मर की बनावट को हम सही भागों से पढ़ते हैं। देखो क्या है ट्रांसफार्मर की बनावट के मुख्य बिंदु क्या क्या है। ट्रांसफार्मर की बनावट में निम्न मुख्य बिंदु होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्राइमरी वाइंडिंग। देखो प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है, जिस वाइंडिंग को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग बोला जाता है। जिसको एसी सप्लाई से जोड़ा देते हैं, मतलब जिस वाइंडिंग को जिस तरफ वोल्टेज देंगे वो वाइंडिंग क्या हो जाएगी, आपके प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें फेरों की संख्या आवश्यक फ्लक्स घनत्व व करंट उत्पन्न करने की क्षमता के अनुसार दी जाती है। अब आपके प्राइमरी वाइंडिंग में कितने फेरे होंगे, ये किसके अनुसार दी जाएंगे, हमारी आवश्यकता के अनुसार, कि हमें इतने वोल्टेज की आवश्यकता है उसके अनुसार ही हम उनमें फेरे लपेटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, देखो जिस वाइंडिंग को, ये जो बाहर लिखा है यहाँ पर बाहर नहीं लोड है, ठीक है, जिस वाइंडिंग को लोड से जोड़ा जाता है उस वाइंडिंग को क्या कहा जाता है, उस वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। इसकी तार का साइज या गेज गुजरने वाली धारा पर निर्भर करता है। इसकी जो तार होगी उसकी मोटाई कितनी होगी और इसमें कितने फेरे होंगे वो आपके सब गुजरने वाली करंट पर निर्भर करेगा, ठीक है। अब देखो ये है, देखो आप प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को किस प्रकार जोड़ते हैं। आपके प्राइमरी कोयल दिख रही है, इधर सेकेंडरी कोयल है। आपके जो मेन फ्लक्स का रास्ता इस प्रकार होता है और जो आपके कोर होगी वो इस प्रकार दोनों वाइंडिंग को जोड़ा जाता है, जैसे मैंने पीछे आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लेमिनेटेड कोर। ट्रांसफार्मर की सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये। लेमिनेटेड कोर क्या होता है, इससे अक्सर सवाल आते रहते हैं, ठीक है। देखिए ये सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। स्टील की मात्रा सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है, इसमें 3% होती है और 97% आपके लोहे की मात्रा होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक पटलित कोर आपस में इंसुलेटेड रहती है। प्रत्येक कोर को आपस में क्या किया जाता है, इंसुलेटेड किया जाता है। मैं आगे बताऊंगा, देखो आपको इसी में। कोर चुंबकीय फ्लक्स को कम प्रतिष्ठम का रास्ता प्रदान करती है। अब प्रतिष्ठम होता है क्या, देखो प्रतिष्ठम से मतलब जैसा आपने प्रतिरोध पढ़ा है, प्रतिरोध क्या होता है, डीसी परिपथ में होता है। जैसे ही प्रतिरोध काम क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में आपका क्या होता है, प्रतिष्ठम होता है। ये प्रतिष्ठम क्या करता है, आपके चुंबकीय क्षेत्र के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, ये काम होता है प्रतिष्ठम को। तो आपके कोर क्या करेगी, चुंबकीय फ्लक्स को कम प्रतिष्ठम का रास्ता प्रदान करती है, मतलब कम से कम प्रतिरोध हो उसका, कम से कम आपके फ्लक्स रुके, ऐसा रास्ता प्रदान कर देती है आपके कोर। नेक्स्ट देखो क्या है, लेमिनेटेड कोर के ऊपर प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। कैसे करते हैं अभी बता दूंगा, ठीक है। सिलिकॉन स्टील के प्रयोग से हिस्टेरिसिस हानि कम होगी। आपके हिस्टेरिसिस हानि क्या होगी, कम होगी सिलिकॉन स्टील के प्रयोग से, इसलिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 25 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए आपके कोर की कितनी मोटाई होगी, 0.5 mm तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए 0.35 mm मोटी कोर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना 25 के लिए कितना 0.5, 50 के लिए कितना 0.35 mm मोटी कोर का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कोर किस प्रकार की होती है। देखो इस प्रकार की आपके कोर होगी। देखो अब ये होगी कोर आपके इस प्रकार की होती है। इनको देखो पत्तियां होती है, अलग अलग पत्तियों को आपस में मिलाया जाता है, इस प्रकार की यहाँ पे सब पट्टियां हैं। ई और आई आकार की पट्टियों को एल आकार की पट्टियों को आपस में जोड़ा जाता है। प्रत्येक पट्टी के बीच में क्या किया जाता है, लेमिनेशन किया जाता है। प्रत्येक पट्टी के बीच में क्या किया जाएगा, लेमिनेशन किया जाएगा, जिससे क्या होगा, आपके हिस्टेरिसिस हानि कम से कम होगी, ठीक है। और क्या है, ये स्क्रू की सहायता से यहाँ पर इसको आपस में कस दिया जाता है और यहाँ पर फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या लपेटी जाती है, वाइंडिंग लपेटी जाती है। और वो कैसे करते हैं, देखो सेकंड चित्र में आपको बताता हूँ। नेक्स्ट देखो यहाँ पर है, अब देखो यहाँ पर आपको पत्तियां दिख रही होगी ई आकार के, देखो ई और आई और एल, ठीक है, अलग अलग आकार की, यदि कोर टाइप और सेल टाइप दोनों के लिए अलग अलग होती हैं। इन पट्टियों को क्या किया जाता है, प्रत्येक पट्टी के बीच में यहाँ पर क्या किया जाता है, लेमिनेशन किया जाता है। वार्निश या ऑक्साइड की सहायता से इसको लेमिनेटेड बनाकर फिर आपस में इस प्रकार जोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उस पर वाइंडिंग कैसे करते हैं, देखो बताता हूँ मैं आपको। इस प्रकार देखो ये चित्र आपको दिख रहा है, ये है प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है।
अब यदि आप इस वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ेंगे तो ये वाइंडिंग हो जाएगी प्राइमरी, यदि आप इस वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ेंगे तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी। जिस वाइंडिंग को आप सप्लाई से जोड़ेंगे वही आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है। अब देखो ये कोर बन गई पूरी, ये कोर है और यहाँ पर ये आपके वाइंडिंग लपेट दी जाती है। क्या किया जाता है? वाइंडिंग लपेट दी जाती है। अब तार की मोटाई और गेज किस पर निर्भर करेगा? आपके करंट पर निर्भर करेगा, जो हमने पहले पढ़ा है। तो दोस्तों इस प्रकार की होती है लेमिनेटेड कोर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कंटेनर या टैंक। कंटेनर या टैंक क्या होता है? देखो ट्रांसफार्मर में ये होता है कंटेनर या टैंक, जिसमें क्या किया जाता है? ऑयल भरा जाता है और आपके वाइंडिंग को रखा जाता है, ठीक है। आपको दिख रहा है इसमें तेल भरा जाएगा, आपके वाइंडिंग को रखा जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का जो हिस्सा हमको बाहर से देखने को मिलता है वो ट्रांसफार्मर टैंक ही होता है। इसमें तेल भरा जाता है। इसमें क्या भरा जाता है? तेल भरा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रखी जाती है ताकि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को कूल रखा जाता है। इसमें तेल क्यों भरा जाता है? ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए इसमें तेल का प्रयोग किया जाता है और इंसुलेशन के लिए भी तेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कंजर्वेटर टैंक। अब कंजर्वेटर टैंक क्या होता है? इस मेन टैंक के ऊपर लगता है। वो कैसा होता है? देखो इस प्रकार का होता है कंजर्वेटर टैंक। अब देखो ये कहाँ लगता है? ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर के ऊपर यहाँ पर लगेगा। ये जो आपके मेन टैंक है, इस मेन टैंक के ऊपर ये कंजर्वेटर टैंक लगा देते। देखो ये पाइप है। अब देखो इसमें भी तेल भरा होता है, इसमें भी तेल भरा होता है। इधर गेज लगा होता है एक तरफ यहाँ पर आपके ब्रीदर लगा होगा, ऊपर यहाँ पर क्या लगा होगा? ब्रीदर लगा होगा। अब देखो कैसा लगा, देखो मैं आपको इसके अंदर की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होगी। अब अंदर की संरचना इस प्रकार होगी आपके कंजर्वेटर टैंक की। अब ये काम क्या करता है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो कंजर्वेटर टैंक एक छोटा सा टैंक होता है जो ट्रांसफार्मर के ऊपर वाले हिस्से में लगता है और इस टैंक को हमेशा आधा ट्रांसफार्मर ऑयल से भरा रहता है। ये क्या करता है? आधा ऑयल से भरा रहेगा। अब वो क्यों भरा रहता है? देखो इस टैंक से ब्रीदर भी जुड़ा रहता है ताकि जब भी ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में कोई भी शॉर्ट सर्किट हो या ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाए, उस स्थिति में ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल टेम्परेचर बढ़ने से ऊपर की ओर उठने लगता है और अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए तो ब्रीदर के रास्ते बाहर निकल जाता है। देखो ब्रीदर और क्या करता है? एक तो सांस लेने का काम करता है, मतलब ट्रांसफार्मर को ठंडी हवा देता है, नमी से बचाता है। जो भी नमी होगी वो नमी को क्या करेगा? ब्रीदर सोख लेगा, ठीक है। और उसके बाद में ट्रांसफार्मर, अब देखो कंजर्वेटर टैंक और क्या करता है? जैसे ही ट्रांसफार्मर में ऑयल का लेवल कम होता है, ये कंजर्वेटर टैंक क्या करता है? ये आपूर्ति कर देता है। और यहाँ पर ऑयल ज़्यादा यदि गर्म हो जाता है, ऊपर उठता है, तो इस कंजर्वेटर टैंक में आ जाता है। ये काम करता है आपका कंजर्वेटर टैंक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके ब्रीथर। अब देखो ब्रीथर होता क्या? देखो ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल ट्रांसफर टेम्परेचर बढ़ने से ऊपर उठने लगता है तो कुछ गैसें भी बनती है। अब देखो जैसे ही गर्म होगा ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसमें गैस बनेगी। अब गैस बनेगी तो क्या होगा? देखो जिनका बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, ये गैसें कंजर्वेटर टैंक से क्या होती है? होते हुए ब्रीदर के रास्ते बाहर निकलती है। क्या करेगी? ब्रीदर की सहायता में, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रीदर एक नाक का कार्य करता है, जैसे हमारे नाक श्वास लेने और छोड़ने का कार्य करता है, उसी प्रकार ब्रीदर भी आपकी गैस निकालना और गैस लेने का कार्य करता है। अब आगे क्या है? और ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर कम होता है तो ट्रांसफार्मर ऑयल का लेवल नीचे जाने लगता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर हवा लेता है। जैसे ही आपका ट्रांसफार्मर का तेल नीचे जाएगा तो ट्रांसफार्मर हवा लेगा, ठीक है। ब्रीदर की सहायता से लेता है। ब्रीदर में हम सिलिका जेल डाल डाल के रखते हैं ताकि ट्रांसफार्मर हवा अंदर लेते हो, हवा के साथ में किसी प्रकार की नमी या धूल कण ना जाए। अब देखो सिलिका जेल क्या काम करती है? सिलिका जेल का कार्य होता है वातावरण में जो भी नमी होती है उसको रोके रखना, या अब नमी को सोख लेती है जिससे ट्रांसफार्मर के पास में नमी ना जाए, ठीक है। आगे हैं, अगर ऐसा हुआ तो ट्रांसफार्मर ऑयल खराब हो जाएगी जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब देखो क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, अगर हवा चली जाती है, नमी वाली हवा चली जाती है तो आपका ऑयल खराब हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये ऐसा होता है ब्रीदर। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको ये कण जो दिख रहे हैं सिलिका जेल, ठीक है, जो नीचे हवा लेने के लिए होता है और ऊपर जो कंजर्वेटर टैंक से ये ब्रीदर जुड़ा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये है देखो आपके क्या ट्रांसफार्मर का ये भी मेन पार्ट है, वो क्या है? देखो बुचाल्स रिले, इसको क्या कहा जाता है? बुचाल्स रिले। अब इसमें रिले क्या करती है? यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया ट्रांसफार्मर का तो ट्रांसफार्मर के सर्किट को ऑफ करने का ये कार्य करती है। अब देखो इसका काम क्या है? बुचाल्स रिले ट्रांसफार्मर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर यदि ओपन सर्किट शॉर्ट हो गया, कहीं अंदर से शॉर्ट हो गया है, दोष हो गया किसी प्रकार का, तो ये ट्रांसफार्मर के सर्किट को ओपन करने का कार्य करता है, ठीक है।
ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा होता है। ये चार्ज रिले कहाँ लगा होगा? आपके मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के मध्य लगा रहता है। नेक्स्ट देखिए, तो दोस्तों ये था आपके ट्रांसफार्मर